Rising Lion, True Promise 3, Midnight Hammer, ऑपरेशन ओपेरा। ऑपरेशन ओपेरा को आप ऑपरेशन बाबिलोन भी कह सकते हैं। तो इन 4 ऑपरेशन के बारे में मैं बात करूंगा। एक तो बहुत ही 3 तो बहुत ही करीब करीब के इसी महीने के जून के, जिसमें स्टार्ट किया था इसराइल ने। जब उसने स्टार्ट किया था ईरान के खिलाफ, उसका नाम दिया उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन। दूसरा जो किया उसके फ़ौरन बाद किया ईरान ने किया ट्रू प्रॉमिस 3 के नाम से, जो कि इसराइल के खिलाफ किया। तीसरा ऑपरेशन किया अमेरिका ने, उसने किया ईरान के खिलाफ, उसका नाम रखा उसने मिडनाइट हैमर। अब आते हैं इन 4 ऑपरेशन के बारे में कि किसमें किसका कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ, या क्यों किया गया, या उसके मकासद क्या थे। पहले आते हैं जो 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ हुआ, जो कि इसराइल ने किया ऑपरेशन। जिस ऑपरेशन का नाम उसने दिया ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके मकासद बेसिकली 3 थे। पहला मकसद उसका ये था कि जो उसको ख़तरा है इसराइल को, कि ईरान एटॉमिक पावर जो बना रहा है वो सिर्फ अपने एनर्जी की ज़रूरत के लिए नहीं बना रहा है, बल्कि उससे वो एटम बम बनाना चाह रहा है। क्योंकि एनर्जी का तो बहरहाल ईरान में उतना मसला नहीं होना चाहिए, तेल भी है, गैस भी है, वो खुद बेचता है। दूसरा उसका ये मकसद था कि इस तरह से इनके साइंसदानों को और इनके जर्नलों को मार के उसको कमज़ोर किया जाएगा, जो कि उसमें भी वो कामयाब रहा पहले वाले दिन। तीसरा मकसद ये था कि जब ये इतनी कमज़ोरी हो जाएगी तो वहाँ पर कुछ रजीम चेंज किया जाए, उसकी कोशिश की जाए। तो ये बेसिकली ईरान को इस 2 जगह तो बड़ा नुकसान हुआ। पहले दिन जिसमें उसके बहुत सारे साइंसदान मारे गए, उसके बहुत सारे जनरल मारे गए, और अटैक भी ठीक ठाक इसराइल ने किया। लेकिन इसराइल इतना अटैक नहीं कर सका कि उसके पूरी तरह से तबाह कर सके उसके जो पॉइंट थे। और इसराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया था। उसने इंटरनल भी अटैक किया, अंदर से जो उसके कुछ लोग मिले हुए थे, या अंदर उसने बहुत सारा चिप बनाया हुआ था, कुछ ड्रोन अटैक जो कि खुद ईरान के अंदर से अटैक किया, ईरान से उड़ा और उसको अटैक किया। और बाकी जो उसने इसराइल से मारा डायरेक्ट, या उनके फौजी आए, उनके जो हवाई जहाज़ आए। लेकिन वो इतना नुकसान नहीं कर सके, इसलिए उसने फिर अमेरिका को घसीटा। अमेरिका नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि ट्रंप की ख्वाहिश इस वक्त है नोबेल प्राइज़ लेने की। और ये शुरू से ये है कि भाई ये अपने आप को जंग रुकवाने वाला बंदा कहता है कि मैं जंग रुकवाने की कोशिश करता हूँ। इसने पिछले हुकूमत में किया भी, इसने कोई नया जंग शुरू नहीं किया था जब पहली बार ही जब बना था अमेरिका का सदर। और दूसरे में भी इसका यही टारगेट था, और ये नोबेल प्राइज़ की तरफ जा रहा है। इस वक्त ये बहुत मजबूत उम्मीदवार है, तो ये नहीं चाह रहा था। लेकिन बहरहाल इसराइल की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब रही और उसने उसको घसीट लिया, जिसकी वजह से उसको करना पड़ा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 3 जगह उसने बम मारे, लेकिन मेरे ख्याल में उसके बम का उतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना कोई ऐसा रेडिएशन वहाँ पे देखने में आ रहा है। और कुछ दिन के पहले वीडियो भी आई है कि जहाँ वहाँ से काफ़ी चीज़ें वहाँ से उन लोगों ने मवाद वहाँ से पहले ही निकाल लिया था, जो इनरिचमेंट था वहाँ से उसने निकाल लिया था अपना ईरान में। और जिसकी वजह से वो थोड़ा डिले तो हो जाएगा, शायद कुछ साल डिले हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में जितनी नॉलेज ईरान के पास आ चुकी है और जिस हिसाब से वो चल रहा है, वो एटम बम बनाए बगैर रुकेगा नहीं। एक चीज़ हाँ, डिले हो गया क्योंकि उसके सियासतदान मारे गए, उसके जनरल्स मारे गए, उस पर दबाव होगा। अब देखते हैं इसमें जो इसराइल है उसको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ। उसने फ़ायदा तो किया अपना, कुछ इनको डिले कर दिया, कुछ इनका नुकसान कर दिया, और रिजीम चेंज लाने का काफ़ी हद तक उसने हमवार करने की कोशिश किया, उसमें वो कामयाब नहीं हो सका। इसमें ईरान का क्या हुआ? ईरान ने जो अपना
ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन किया, तो उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि उनके मिसाइल इसराइल में जाकर गिर रहे थे, जो कि एक आम ख्याल यही था कि भाई इसराइल ने इतना ज़बरदस्त किस्म का अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि उसको तोड़ करके उसके अंदर एक मिसाइल गिरना तकरीबन नामुमकिन है या बहुत ही कम गिरेगा। वो चीज़ ख़त्म हो गया। जो एक बढ़तरी था इसराइल को पूरे मिडिल ईस्ट में, उसको अब उस बढ़तरी को ईरान के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं समझूँ कि यहाँ पर ईरान को एक अपर हैंड मिल गया है मोरली भी, क्योंकि उसने पहले हमला नहीं किया था, और बाद में इसने ईरान ने जब हमला किया और जो वहाँ पे उनके मिसाइल गिरे उनके सरजमीन पर अपना इसराइल में, तो वो उनका जो एक वो था ना कि हमारी ज़मीन पर कोई मिसाइल नहीं गिर सकता है, हम उसको हवा में गिरा देंगे 99.99% को। तो ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी गिरे वहाँ पर, काफ़ी नुकसान भी हुआ है और काफ़ी लोग डरे भी हैं और काफ़ी लोग वहाँ से माइग्रेट भी किया उन्होंने। जो इसराइली हैं वहाँ पर काफ़ी लोगों ने माइग्रेट किया। वो फिर क्योंकि उनके पास अक्सर के पास जो है ना डबल पासपोर्ट है, तो उनको जैसे मौका मिलता गया समुद्र के रास्ते या फिर हवाई जहाज़ के रास्ते, जो भी उनको मौका मिला उस हिसाब से वो काफ़ी लोग चले गए थे। शायद अब चूँकि इसराइल ने दबाव डाला हुआ था कि सरेंडर करो, अमेरिका ने दबाव डाला सरेंडर करो ईरान के ऊपर, तो सरेंडर तो ईरान ने नहीं किया। यानी ईरान अपनी पॉलिसी पर कायम रहा और वो अपने शर्त पे रहा। तो यहाँ पर ईरान को एक अपर हैंड पक्का मिल गया। अब आते हैं ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन का, अगर हम मुकाबला करें ऑपरेशन ओपेरा से, जो कि इराक में किया था 44 साल पहले, इसराइल ने किया था, बड़ा कामयाब किया था। वो 7 जून 1981 को इसराइल ने हमला किया था और इस इराक का जो एटमी रिएक्टर था उसको तबाह कर दिया था। वो आज तक उसको बहाल नहीं हो सका, 44 साल हो गए। हालांकि खुद इसराइल के पास एटम बम का तजुर्बा किए हुए काफ़ी दिन हो गया है। 1979 22 सितंबर 1979 में किया था इसने, कामयाब तजुर्बा किया था। और ये इसने किया था साउथ अफ्रीका की मदद से, साउथ अफ्रीका के समुंदर में। तो ये जब उस ज़माने में ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा हुआ हो तो उस ज़माने में वो वाइट और ब्लैक का बड़ा चक्कर था। तो वहाँ पर वाइट जो थी उनकी गवर्नमेंट थी और उन्होंने ब्लैक लोगों को बहुत दबा के रखा हुआ था। फिर बाद में काफ़ी नेल्सन मंडेला आए और उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद किया और बाद में फिर वो पीस हो गया वहाँ पे। फिर अब वो सब मिल करके एक अच्छी जमहूरियत वहाँ पे चल रही है। लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं 1979 की, जब उसने उस दौर के गवर्नमेंट के साथ मिल करके वो उनके समुद्र को इस्तेमाल करके और वहाँ पर वो किया था। और इसराइल के पास इस वक्त जो एक अंदाजे के मुताबिक 80 से लेकर के 400 तक एटम बम बनाने का मवाद है। बनाया है नहीं बनाया है तो तुमको पता होगा, बाकी अगर डेफिनेटली बनाया होगा। तो इस पूरे जंग में मैं समझूंगा कि ईरान को एक अपर हैंड मिला है और अमेरिका ने जो अपना बम गिराया उधर तीन जगह पर, उसमें उनको खुद को नुकसान 500 मिलियन से लेकर 800 मिलियन डॉलर तक हुआ होगा इस पर जो खर्च हुआ होगा। क्योंकि उनके 7 B-2 जहाज़ आए थे, एक एक जहाज़ की कीमत $2 बिलियन है। उस जहाज़ को सपोर्ट करने के लिए फिर बहुत सारे जहाज़ आए थे, तकरीबन 100 जहाज़ थे जो उसको मुख्तलिफ जगह पे सपोर्ट किया और फिर उनको हवा में ही उनको फ्यूलिंग किया गया। तो ये सब मिला करके मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने पढ़ा है 500 से लेकर 800 मिलियन डॉलर तक का खुद अमेरिका को ये खर्च पड़ गया होगा। बहरहाल काफ़ी लोग मर गए, ऐसा बैठ कर के बातचीत करें सब तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं अब ये समझ रहा हूँ कि ईरान को एटॉमिक बम बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास मालूमात भी है, उनके पास पैसा भी है और उन्होंने जज्बा भी दिखाया है कि भाई हम हर हाल में करेंगे। और ये चूँकि नीचे रिजीम चेंज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से ये मौजूद रहेगा। ये इम्कानात हैं कि वो कुछ सालों के बाद शायद वो जितने भी लोग एटॉमिक बम बनाने वाली कंट्री है शायद वो उसमें शामिल हो जाए।
बहरहाल आप लोगों से एक गुजारिश मैं ये करूँगा कि आप लोग जो ये वीडियो जिन्होंने देखा है और वो चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊँ, तो चूँकि ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है और शौकिया है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, तो शायद अगर ये चैनल बढ़े और फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो फिर शायद जा कर के ये मैं इसको अपना मेन प्रोफेशन भी बना लूँ। इसके लिए चूँकि टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए वो फ़िलहाल ऐसा बनाना मुश्किल नहीं है। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर आप लोग सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अंदर एक सवाल मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सर्च कीजिए। गूगल है, बहुत सारे सर्च इंजन मौजूद है। आप जो भी मालूमात लें उसको ऐसे ही फॉरवर्ड ना करें, उसको सर्च कीजिए, उसको देखिए, उसको पढ़िए। तो आप एक काम आज कीजिए, स्टार्ट आज से कीजिए। गूगल में जाइए, वहाँ जाके देखिए कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया ईरान के ख़िलाफ़, जो मिडनाइट हैमर, किस तारीख को किया, लिखिए। इस तरह से आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे आपका सपोर्ट भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।